हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स, जिसका प्रैक्टिस सेट मैं 1 लेकर आया हूँ। और आगे चल कर के इसी तरह और भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम्स तक हम आपके साथ रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुल 100 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, यानी कि फुल कह सकते हैं कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बना करके ये सेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और साथ ही साथ अपना स्कोर जो भी होगा आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो का अगर मैं बात करूं कि इसका जो कट ऑफ मैं कितना रखता हूं, अपने हिसाब से इस वीडियो का टोटल जो कट ऑफ मैं रखता हूं वो 33 प्लस रखता हूं। ठीक है, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ये जो कट ऑफ होगा वो 65 से प्लस में आप रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप 73 अचीव कर लेते हो तो आप मान करके चल सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है, और इस बार आपकी जो प्री होगी वो निकालने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो बस बात तो बहुत होगी, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ना सही, अगर आप इस चाहते हैं कि इसका पीडीएफ के साथ आप टेस्ट देना, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो कि टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बारहमासा की रचना किसने की थी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो बारहमासा, इसके बारे में पद्मावत में इन्होंने इसके बारे में बात कही थी, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया। भारतीय अधिकारियों के शपथ का उल्लेख जो किया गया वो ऑप्शन सी होगा अनुसूची 3 में। अगर हम बात करें अनुसूची 2 में क्या है, तो ध्यान रखिएगा विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में, उनके वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में कही गई है, और साथ ही साथ उनके शपथ के बारे में जो कि अनुसूची 3 में कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हुआ, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स वो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से होकर के नहीं गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इन सभी से होकर के गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। सभी को पता होगा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्क रेखा जो होती है वो किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर जो हमारा, आपको पता है कि उत्तर में अगर 23 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर में 23.5 डिग्री जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे जो हफ्ता होता है यानी कि दक्षिण में जो 23 डिग्री होता है जिसको मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये आप दोनों को याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बताना आपको कि इनमें से कौन से जो दल है इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना इन्होंने करीब 1942 ईस्वी में की थी, याद रख सकते हैं। और स्वतंत्र लेबर पार्टी जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना इन्होंने करीब 1936 ईस्वी में की थी, लेकिन इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे सबसे कुशलता और बहुलता से उत्पादन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि देश, कोई भी देश वे निर्यात करते हैं जो वे कुशलता से और बहुलता से उत्पादन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक 1957 में जो कि रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम, और कह सकते हैं कि जस्ट इनके मृत्यु के पश्चात, यानी कि अंबेडकर जी के मृत्यु के पश्चात। अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले भारतीय इनमें से कौन है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया था। लेकिन अगर बात करें कि दादा भाई नौरोजी नगर जिन लोगों ने टिक किया, तो अगर क्वेश्चंस में फ्रेंड्स 1906 दिया रहता कि 1906 में शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वहाँ पे आप जो कि दादा भाई नौरोजी को टिक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, दयानंद सरस्वती ने भी इन दोनों से पहले जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सरस्वती जी यहाँ पे नहीं दिया गया। दयानंद सरस्वती जी का संबंध यहाँ पे ऑप्शंस के साथ नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए, निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक के विद्रोह नहीं किया था? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 1820 के दशक में जो कि ये नहीं हुआ था, कौन सा विद्रोह? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का संबंध कब से था? 1855 से 56 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाली। याद रखेंगे, पाली। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए एक एक करके इस पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि संसद का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का हिस्सा होता है। 2 तो करेक्ट हो रहा है। अगर बात करें कि संसद में बैठता, बिल्कुल करेक्ट है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद में बैठते हैं। यहाँ पे संसद में वोट देने का दे सकता है, ये पॉइंट गलत है, वोट नहीं दे सकते। यानी कि 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। 2 और 3 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कब हस्ताक्षर किया गया था? कब हस्ताक्षर हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर 1961। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव जो होता है वो शुक्र को प्राप्त होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि शुक्र के वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेनस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिपल पी थ्योरी, यानी कि पीपीपी थ्योरी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर इसी के बारे में बात करें तो पर्चिंग पावर पैरिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में कह सकते हैं क्रय क्षमता जो कि सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर जो है वो किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर शब्द का संबंध बॉक्सिंग से होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है? सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन से जो कि मरुस्थल स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया आपको पता होगा, गिब्सन आप याद रख सकते हैं, ग्रेट सैंडी आप याद रख सकते हैं। ये सभी जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपने हमारे फ्रेंड्स इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे मरुस्थल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी करा रखा है। तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? करंट का क्वेश्चन है, बताइए। अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना ने। ठीक है, चाइना ने इसको हाल ही में लॉन्च किया था DF-41। अब बात करते हैं कि DF-41 है क्या। तो DF का मतलब डोंग फेंग 41। ठीक है फ्रेंड्स, डोंग फेंग मैं ले लेता हूँ, डोंग फेंग 41, तो ये आप याद रखेंगे, पूरा इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई थी? करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको हर महीने के साथ साथ हर वीकली भी करंट अफेयर्स के आपको कराता हूँ। हर संडे को मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर हमारे चैनल पे मिलती है। आपको अगर पिछले कुछ महीनों के देखने हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जुलाई 2019 से लेकर के अब तक को हर महीने की आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले 6 महीने के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड करके आपको पीडीएफ दिया है। आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जो कि परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई थी? तो इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। ये काफ़ी प्रचलित था पागल बादशाह के नाम से, ठीक है। रक्त पिपासु भी इसको कहा जाता था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है, जिनको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। जनजाति यानी कि ट्राइब। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से होता है। अगर किसी ने गलती से अगर ऑप्शन ए को टिक किया तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर गलती से किसी ने अगर ए को टिक किया है तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का संबंध होता है, सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट देखिए क्या, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त हुआ था? यानी कि भारत में जो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी उसमें किस विदेशी देश का सहयोग किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में लोग रूस के नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या होता है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्लोज्ड इकोनॉमी का संबंध होता है किसी देश में आयात निर्यात अगर बंद होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे असत्य यानी कि गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहे हैं कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो कि कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, ये हैदराबाद में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों के दोनों मिलान सही तरीके से मैच किए गए, तो हम ये कह सकते हैं ना ही एक गलत है और ना ही दो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को 1976 में प्रथम बार जो कि महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करें कि किस भाषा में इनको प्राप्त हुआ था, तो बांग्ला भाषा में इनकी जो कृति थी प्रथम प्रतिकृति, ठीक है, प्रथम प्रतिकृति के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था। और आशापूर्णा देवी प्रथम ऐसी महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन 1982 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था, इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको ETI कहते हैं, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहे हैं कि सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है कि 2020 का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था इसमें सर्वप्रथम अगर शीर्ष पे बात करें तो स्वीडन है, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड, थर्ड नंबर पर हम कह सकते हैं फिनलैंड है, यानी कि ये बिल्कुल पहला पॉइंट करेक्ट होता है। इस सूचकांक में भारत जो है वो 74वें स्थान पर, हाल ही में 2020 की रैंकिंग में 74वें स्थान पर है। ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार करते आ रहा है। ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष अगर आप बात करें कि 2019 में अगर भारत की रैंकिंग क्या थी तो 2019 में भारत की रैंकिंग 76 थी। उसी तरह 2018 में देखें तो 2018 में भारत की रैंकिंग 78 थी। इस तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी सुधार करते हुए आ रहा है पीछे कुछ वर्षों से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोजाना मॉक टेस्ट मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए जिन लोगों ने भी बिहार एसआई प्री के लिए अगर एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप किया है तो। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वो किस ग्रह हेतु भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। ठीक है, शुक्र यानी कि वेनस। मैं आपको बता दूं कि वेनस की सतह के मानचित्रण और साथ ही साथ ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण की मापने के लिए 4 मई 1989, क्या डेट बताया मैंने, 4 मई 1989, ध्यान रखिएगा 4 मई 1989 को नासा ने इसको भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है वीनस राडार मैपर। ठीक है फ्रेंड्स, वीनस राडार मैपर के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, प्रभाव करता है, ये आपको बताना है कि ब्राइट्स रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। ठीक है फ्रेंड्स, गुर्दा। मैं आपको बता दूं कि ये किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, उसको प्रभावित करता है और इसे कुछ और नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको साथ बताता हूँ। इसे एक्यूट नेफ्राइटिस और क्रोनिक नेफ्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, वातोत्पाद जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्टीरिया। ठीक है, अक्सर हिस्टीरिया ही आपको देखने को मिलेगा। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। हिस्टीरिया रोग जो सामान्यतः किस वर्ग में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवान महिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जवान महिलाएं कह सकती हैं। हिस्टीरिया रोग एक मनोरोग है, यानी कि फ्रेंड्स एक मानसिक बीमारी होती है और इस रोग से प्राय जो कि अविवाहित स्त्रियां और लड़कियां जो कि अधिक प्रभावित होती हैं। वैसे ये किसी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन अधिकांश मात्रा में अगर हम बात करें तो ये जो कि महिलाएं में ही होता है, और वो भी अविवाहित महिलाएं जो जवान महिलाएं होती है। ठीक है, स्त्रियों में होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में जो कि कोशिका भित्ति अवेलेबल होता है, लेकिन अगर बात करें जंतु कोशिका उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होता है, और यही होता है मेन अंतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ की ये खान है कालगुरली और ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अक्सर को पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगर बात जब भी संघीय की आए तो संघीय में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं संघीय शक्तियों संबंधी समिति कौन थे, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। मुगल बादशाह निम्नलिखित में से किसे जो कि नवाब की पदवी प्रदान की थी, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डुप्ले को प्रदान की गई थी जो कि नवाब की पदवी। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो आपको पता हो कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से अगर हम बात करें कि टीटी कृष्णमाचारी जो थे ये बाद में आए हुए थे डीपी खेतान के स्थान पर। तो ये पहले से थे 3 लोग, लेकिन ये टीटी जो कृष्णमाचारी आप देख रहे हैं ये डीपी खेतान के स्थान पर आए हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, ये प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या है। मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि विहार झील और पोवाई झील इन दोनों का स्रोत बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना और उसके बाद बताने के उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि इंसेक्ट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुदेशीय उपग्रह था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक परिचालनीकरण किया गया था। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगस्त 1992 में इसको इसरो ने लॉन्च किया था, ना कि 1993 में। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1992 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट तो सही था, सेकंड गलत है, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल एक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। आपके लिए छोटा सा प्रश्न नीचे कमेंट्स करके सभी लोग बताएंगे कि अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4, यानी कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि हीरे की खान सर्वाधिक इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। 3 और 4 राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुकी जलप्रपात जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर इसका गेस कर लिया होगा और आपने ऑप्शन सी को टिक किया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने टिक किया है। भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा है, इसी का नाम था ये दरिया ए नूर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? यानी कि इंडोनेशिया में जो खेती का तरीका होता है लदांग, वो भारत के किस हिस्से में वो मतलब कि नाम तो अलग होता है लेकिन वही उसी टाइप से ये भारत में भी खेती की जाती है। तो किस क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व भारत। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये जो बात की जा रही है लद्दाख की, तो हम लोग जो कृषि करते हैं भारत में उत्तर पूर्व में, वो झूम कृषि होती है। ठीक है, झूम कृषि की बात की जाती है। तो झूम कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो श्रीलंका में इसी को चीना के नाम से जानते हैं, जो कि इंडोनेशिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख कहते हैं। अगर वही बात करें रोडेशिया में तो इसको मिल्पा कहा जाता है। यानी अलग अलग देशों में और भी कुछ कुछ नामों से जाना जाता है। तो फिलहाल हम भारत में हमारा झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पूर्व भारत में काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कांडला। ठीक है, कांडला बंदरगाह को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकांश मात्रा में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो कि वाहनों के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़कों के किनारे उगाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे पिक्चर देख करके समझ सकते हैं। और इस पेड़ का क्या नाम होता है? तो इस पेड़ का नाम होता है बोगनविलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है, आगे बढ़ते। एक फ्यूज़ तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक फ्यूज़ तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर डेफिनेटली कर ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर है। यानी कि अत्यधिक धारा प्रभाव के समय क्या होता है कि विद्युत परिपथ को तोड़ना, इसका कार्य होता है फ्यूज तार का, ठीक है, ताकि हमारे जो घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें वो सुरक्षित रह सके। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की स्टार्टिंग 16वीं सदी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है तो भुवन पहाड़िया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें पहाड़ से रिलेटेड जो भी भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पहाड़ थे वो इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो सही है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कह रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्माण लोक महादेवी यानी कि विक्रमादित्य की पत्नी, प्रथम पत्नी का नाम था लोक महादेवी, के द्वारा कराया गया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायतन क्या होता है? बताइए पंचायतन क्या है? पंचायतन का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंदिर निर्माण शैली होती है एक प्रकार की पंचायतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दरों की अवस्थिति के संबंध युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 4 दिए गए उनको आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है, यानी कि सही युग्म का चुनाव करना है, कौन सही तरीके से मैच किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 4, ठीक है। यानी कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है, माना दर्रा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है, जालेपला दर्रा जो कि यहाँ पे सिक्किम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि 1 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न, आप नीचे कमेंट्स करके ये बताइए कि तुज्जू दर्रा जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तुज्जू दर्रा किस स्टेट में पड़ता है? सभी लोग नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, आवेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? आवेग का जो सूत्र होता है जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, तो इम्पल्स को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? आवेग का सूत्र जो होता है वो बल गुने समय अंतराल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं, यानी कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि करेवास मृत्तिका, यानी कि करेवा मिट्टी जो होता है उसको कहा जा रहा है, जो जफरान, ठीक है फ्रेंड्स, जफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी यानी कि है, पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जो करेवा मिट्टी है वो किस, यहाँ पे हिमालय के किस भाग में पाई जाती है ये आपको बताना है, जो कि केसर के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो केसर वो एक ही जगह निकलता है, वो है कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कश्मीर हिमालय में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताइए लगभग कितना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पे लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम बात करें कि कितना था तो याद रख सकते हैं कि 31.2%, ठीक है, 31.2%, यानी कि लगभग में हम बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये तो हो गया नगरीय। अगर ग्रामीण पूछ लेता तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.8% हो जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया?
यहाँ पे अगर बात करें अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद से मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया है, समिति से भी अलग वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप सर्च कर करके एक एक टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो भी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अनुसूचित जो जाति होंगे उनको लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 330। ठीक है, अगर बात करके विधानसभा में, तो विधानसभा में 332 हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति बिल्कुल करेक्ट है कि राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति भी की जाती है। यानी कि 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है या फिर निर्देश देता है। पंचायत का गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो क्या यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कर दीजिए प्लीज़। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वडियार वंश का विरोध करने के लिए इस जो कि प्रजा मंत्री मंडली की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौता में प्रावधान था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था पुणे समझौता, पुणे पैक्ट कहते हैं, तो इसमें क्या था, प्रावधान क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। यानी कि जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके दूध के दांतों में कौन शामिल नहीं होता है, दांत का कौन सा प्रकार जो है वो शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्र चरणवक। ठीक है, अग्र चरणवक जो होता है वो शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा और विभिन्न अपचयक यानी कि कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्गित होते हैं। क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृक्क। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व कौन था, सेनापति कौन था, किसने किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। और इसमें अंग्रेजी सेना का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दक्कन की पठार की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख है। यानी कि दक्कन के पठार की निम्नलिखित जो फसल यहाँ पे दी गई है उनमें सबसे प्रमुख फसल कौन सी होती है। तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया, ऑप्शन नंबर सी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था या फिर रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर हम बात करें जहानदार शाह, तो लंपट मुर के नाम से ये जाना जाता था, जहानदार शाह। ठीक है, और नादिर शाह के बारे में आपको पता है, ईरान का नेपोलियन के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कुल 11 अधिवेशन आयोजन किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है। तो बताइए कि देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है, कहाँ पे बनाने की। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी वधावन, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहीं पे हाल ही में जो कि देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दे दी गई है। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर की बात की जा रही है, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो ध्यान से पढ़ के बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान से लेकर मैंने आपको 2 पार्ट क्लियर कराया। पहला पार्ट, पार्ट 2 और पार्ट 1। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया जो कि आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली मिलेगा देखने को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेगा, आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगी, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो फिलहाल अगर बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, और यहाँ पर बात करें सोहागी बरबा जो कि वन्यजीव विहार, ये भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुंभलगढ़ बात करें तो कुंभलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। यानी कि 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लीम और छोंग लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है? लीम और छोंग जो लोक नृत्य, इनका संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो लीम और छोंग नृत्य का संबंध नागालैंड से है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। जमुनापरी किसका नस्ल है? जमुनापरी किसकी नस्ल है बताइए। नस्ल की बात जब भी आती है तो माइंड में एक ही चलता है कि कैसे याद करेंगे पशु के जो भी नस्ल हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिसको मैं कह सकते हैं निमोनिक्स के माध्यम से मैंने आपको चीज़ें याद कराई थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो दोबारा आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप भूल ही नहीं पाओगे। आप मैंने 2 पार्ट में आपको क्लियर कराया था, दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखें। जमुनापरी फ्रेंड्स क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बकरी। जमुनापरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि विमानन गैसोलीन में इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि? बताइए, विमानन गैसोलीन में इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि? क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, यानी कि पेट्रोल को जमने से रोकता है, इसलिए यहाँ इसमें इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटोन के कण बनने की जो प्रकृति होती है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में की थी, और इसी कार्य के लिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो हम बता दें आपको कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न रंगों के प्रकाश को संचरण और समावेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रकाशीय फिल्टर का। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा ही होंगे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो बताइए कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों का अध्ययन हम लोग करते हैं, सिक्कों और धातुओं का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का नीति उद्देश्य नहीं है। तो आपको इन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के नीति उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया था? या फिर यूँ कह सकते हैं कि गुरिल्ला युद्ध नीति का जो कि सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी। ठीक है, शिवाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर के द्रव में परिणत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उसको हम गलनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो बताइए कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में स्थित है। कालिंदी
नदी के दूसरा नाम है? तो बताइए कि कालिंदी जो है वो किस नदी का दूसरा नाम है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को गेस किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने गेस किया। यमुना नदी का एक और नाम होता है कालिंदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा समतल दर्पण के संदर्भ में। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। इसकी फोकस दूरी शून्य होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो पहला पॉइंट तो गलत है। दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जरा सा कम होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है या फिर कोई वस्तु रखते हैं तो जितना आकार का है उतना ही आकार दर्पण में भी दिखेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। सेकंड कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा दिखता है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि आभासी दिखता है, सीधा दिखता है और उल्टा दिखता है। ये तो पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होती है। फिर से वही बात मैंने आपको बताया कि ऊपर में फोकस दूरी शून्य दी गई थी, यहाँ पे तो फोकस दूरी की बात करें तो इसका फोकस दूरी इन्फिनिटिव होता है। अब ये 200 लिखो या आप पे 800 लिखे या फिर 2000 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आभासी और सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसके लिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हड़प नीति के बारे में बात करें तो डलहौजी ने हड़प नीति कब चलाई थी? 1848 में स्टार्ट की थी और ये करीब इसने अपने पूरे शासनकाल में चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसने की थी? अस्थायी बंदोबस्त ने लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध था और 1793 ईस्वी में इन्होंने ये की थी। सहायक संधि की बात करें तो ये सहायक संधि जो कि फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली करता था और ये कब, तो कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में ये काफ़ी प्रभावी था। तो हम यहाँ पे देखिए कि सबसे बाद में कौन आ रहा है, तो सबसे बाद में 1905 था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पैबाकी कह सकते हैं, पाया बाकी कह सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला अगर राज्य के बारे में बात करें तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? गणतंत्र दिवस परेड 2020 में यानी कि 26 जनवरी 2020 को जो झांकी हुआ था उस झांकी में प्रथम प्राइज़ किसे मिला था? फर्स्ट अवार्ड किसे दिया गया था? किस स्टेट को, किस राज्य के झांकी को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें सेकंड और थर्ड को संयुक्त रूप से कौन कौन थे, तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ये भी आप याद रखेंगे, सेकंड और थर्ड संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ना कि भारतीय। भारतीय पूछा जाता तो हम लोग सरोजिनी नायडू को टिक कर सकते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कब की थी, तो ये आप याद रखेंगे 1917 में। ठीक है, 1917 में कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन। तो अगर भारतीय के बारे में पूछा जाता तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी ने 1925 के कानपुर अधिवेशन को किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? कौन सा भारतीय जो राज्य है वो नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किस एक का नवोत्पाद है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? संरचनात्मक योजना जो वो किसे निर्दिष्ट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यमान संस्थाओं को बदलना और नई संस्थाओं का सृजन करना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी संबंधित है, यानी कि सेबी का पूर्ण रूप क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन आधिकारिक जो मान्यता इसको मिली 1992 में मिली थी। ये आप याद रखेंगे। अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि एक डायाफ्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या होगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डायाफ्टर के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टोटल हम देखें क्षमता क्या होता है तो P1 प्लस P2, यानी कि एक और एक कितना हो जाता है? दो डायाफ्टर। तो दो डायाफ्टर हमें निकालना है फोकस दूरी, तो आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? 1/P। ठीक है, F इक्वल टू 1/P लिखते हैं। तो 1 यानी कि मीटर में निकालना है तो इसलिए 1/P, और सेंटीमीटर में निकालना हो तो 100/P। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे तो कितना होगा? 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे पार्ट 1 यानी कि सेट 1 मैंने आपको कंप्लीट करा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेट 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के और भी अगर आप सेट देखना चाहते हैं तो इसी तरह के हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोग के साथ जुड़ सके और अपनी इस बार तैयारी को मजबूत कर सके, क्योंकि पिछली बार आपने चूक चुका है, इस बार आपको नहीं चूकना है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड होगा। डेफिनेटली इस बार आपका सिलेक्शन फिक्स है, तो इस बार हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।